कोई भी ऐसी ग्राम सभा में आप चले जाइए, आज के समय में भी कोई ऐसी ग्राम सभा नहीं है जिस ग्राम सभा में यह ना कोई कह सकता है कि राणा प्रताप सिंह ने हमारे ग्राम सभा में काम नहीं किया है। कह तो रहा हूं कि जो भी अपराध हो रहे हैं वो नशाखोरी की वजह से हो रहे हैं। तो मैं तो सरकार से अपने महाराज जी से ये चाहूंगा कि नशाखोरी पर लगाम लगे, और नशाखोरी जिस दिन कम हो जाएगी अपराध अपने आप कम हो जाएगा। अब क्या प्लान है, अगला प्लान क्या है आपका, अगला कदम क्या है राणा प्रताप सिंह जी का पथरदेवा विधानसभा से? तो नमस्कार, मेरा नाम है विकास सिंह और आप देख रहे हैं कृधा न्यूज़। तो अभी हम मौजूद हैं पथरदेवा विधानसभा में, जो कि आप मेरे सामने देख सकते हैं। अभी हम मौजूद हैं राणा प्रताप सिंह जी के पास, जो कि पथरदेवा विधानसभा में राणा प्रताप सिंह जी का एक अलग ही नाम है, एक अलग ही वर्चस्व है, जो कि यहाँ से जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं और हिंदू वाहिनी से ये विधानसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं पथरदेवा विधानसभा से। तो बहुत बहुत नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ में। आपके सभी दर्शकों को मेरे तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और ईद की और नवरात्र की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो सर, जिला पंचायत जो कि आप जिला पंचायत का चुनाव यहाँ से लड़े थे, तो आपने मतलब उस समय 2012 से आई थिंक 12 से लड़ रहे थे ना जिला पंचायत? 2010 से 2015 तक। 10 से 15 तक। तो उन दौरान मतलब आपने क्या क्या बदलाव किए पथरदेवा विधानसभा में? मतलब 2010 में जब मैं यहाँ जिला पंचायत का चुनाव जीता तो मेरे क्षेत्र में लोग जिला पंचायत के कार्य क्या हैं उसके बारे में भी लोग नहीं जानते थे। लेकिन जितने भी मेरे क्षेत्र की ग्राम सभाएं हैं, 33 ग्राम सभाएं उस समय सम्मिलित थी। कोई भी ऐसी ग्राम सभा में आप चले जाइए, आज के समय में भी कोई ऐसी ग्राम सभा नहीं है जिस ग्राम सभा में यह ना कोई कह सकता है कि राणा प्रताप सिंह ने हमारे ग्राम सभा में काम नहीं किया है। केवल पथरदेवा में 1 करोड़ से ऊपर का कार्य हुआ था। बंजरिया ग्राम सभा में लगभग 70 लाख से ऊपर का काम हुआ था। इस तरह से कोई भी ग्राम सभा नहीं जिस ग्राम सभा में काम हमने नहीं किया हो। हमने सुना है कि मतलब जो आपके एरिया में कई गांव ऐसे नहीं लगते थे, जो आपके एरिया में आता नहीं था, वहां भी आपने काम कुछ करवाया हुआ है? जी, जैसे पथरदेवा दक्षिणी में घुड़ीपुर वगैरह रहा, वहां पे मैंने इंटरलॉकिंग का कार्य दिया था हरिजन दलित बस्ती में। उसके बाद सखनी में हैंडपम्प, सौर ऊर्जा वगैरह भी उस समय देने का हमने काम किया था। जो कि उस समय तो सरकार भी नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की, और आप हिंदू वाहिनी से जिला पंचायत सदस्य चुने गए थे, तो फिर कैसे ये कुछ मुमकिन रहा आपके लिए? देखिए, समन्वय बनाकर उस समय चूंकि बासपा की गवर्नमेंट थी शुरू में, 10 में जब हम लोग आए तो बासपा से ही बालेश्वरी देवी यहाँ जिला पंचायत की अध्यक्ष हुई थी। 2012 में पुनः सपा की सरकार बन गई। लेकिन उसके बाद भी समन्वय बनाकर अधिक से अधिक हमने प्रयास किया कि हमारे क्षेत्र का विकास हो और यह लोगों को एहसास हो कि जिला पंचायत से भी अधिक से अधिक कार्य हो सकते हैं। नेताजी, मतलब आप उस दौर से भारतीय जनता पार्टी यानी हिंदू वाहिनी से जुड़े हुए हैं। मतलब उस दौर में जब सरकार नहीं हुआ करती थी, तो मतलब आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट क्यों नहीं देती है किसी भी मतलब पंचायत में? नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे पार्टी टिकट नहीं देती है। 15 में भी जिला पंचायत का मुझे टिकट मिला था वार्ड नंबर 4 से। 2020-21 के जब चुनाव हुआ तो उसमें भी आदरणीय कलराज मिश्रा जी के आशीर्वाद से मुझे वार्ड नंबर 2 से टिकट मिला। ऐसा नहीं है कि टिकट नहीं मिला मुझे, टिकट मिलता है। अपने कारण रहते हैं कि भाई उस समय जब चुनाव होता है तो जो भी ग्राम स्तर के नेता हैं या क्षेत्रीय नेता हैं वो सभी लोग अपना अपना चुनाव लड़ते हैं। उसके वजह से चुनाव थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन इस बार देखिए, आप जो कि हिंदू वाहिनी से मतलब बहुत पहले से ही जुड़े हुए हैं, हिंदू वाहिनी से मतलब आपने बहुत सारा काम किया है, बहुत सारी सभाएं की हिंदू वाहिनी में, तो मतलब अभी मतलब योगी जी से आपकी क्या कुछ बातचीत होती है उस? देखिए, महाराज जी से जब भी हम लोग मिलते हैं, जब भी मंदिर जाते हैं या लखनऊ जाते हैं तो अक्सर मुलाकात हो जाती है। लेकिन अब महाराज जी का जो दायरा है वह पूरे प्रदेश का है, पूरे देश स्तर का है। उस स्थिति में बहुत बातें नहीं होती है, केवल सामान्य एक शिष्टाचार औपचारिक मुलाकात होती है जिसमें वो अपना हमारे परिवार के बारे में कुशल क्षेम पूछ लेते हैं। वही हम लोगों के लिए आशीर्वाद स्वरूप है। जो कि आपने विधानसभा का चुनाव जो पथरदेवा विधानसभा से लड़ा था, तो क्या कुछ मतलब उसका रिस्पांस मिला आपको जनता से? जनता से उस समय जो रिस्पांस मिला, जो मिलना चाहिए वो हम लोग को मिला। चूंकि अभी संगठन 2002 में महाराज जी के द्वारा बनाया गया था। चुनाव लड़ने के समय हम लोग एक तरह से भाजपा के बागी गुट से बन के लड़ रहे थे, तो उसके वजह से समस्याएं थी। लेकिन यह सब राजनीति में चलता रहता है, उन पुरानी बातों का बहुत वो नहीं है। पूरी मजबूती से आपने दावेदारी की थी उस समय? दावेदारी थी, दावेदारी आज भी है हमारी। भविष्य में हम लोग चाहेंगे कि मौका मिले, महाराज जी का आशीर्वाद रहेगा तो कहीं न कभी तो मौका मिलेगा। तत्कालीन सरकार की नीतियों से कहां तक सहमत है राणा प्रताप सिंह जी? देखिए, महाराज उत्तर प्रदेश की जो नीति है वह सभी के विकास की नीति है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार की जो जनहित की नीति है वह कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी दिखाई दे, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, विकास का क्षेत्र हो। आज उत्तर प्रदेश
विकास के मामले में सबसे अग्रिम पंक्ति पर जा रहा है, ये हम लोग दावे से कह सकते हैं। और क्राइम किस स्तर तक कम किया है भारतीय जनता पार्टी सरकार में, ये भी हम जानना चाहेंगे आपसे। क्राइम देखिए, पहले की अपेक्षा क्राइम कम हुआ है। जनसंख्या जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती है, पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो क्राइम कम है। प्रशासन अधिक से अधिक लोगों की मदद करना चाहता है, लेकिन कुछ उदंडता पूर्वक अपराधी हर समाज में है। कुछ उदंड लोग हैं जिनके हर जगह तो पुलिस रह नहीं सकती है, इसलिए उदंडता करने वाले कुछ बच्चे हैं जो नशा करने वाले हैं, वह उदंडता करते हैं, उनके वजह से कुछ क्राइम पे असर पड़ जाता है। सर जी, आज देवरिया में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, जो कि आप खबर सुन रहे होंगे। आए दिन हत्याएं, लूटमार और कई प्रकार के क्राइम चीज़ों को दस्तक दिया जा रहा है, मतलब एकदम खुलेआम अंजाम दिया जा रहा है। तो इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहले से क्राइम कम हुआ है, पहले भी अपराध होते थे, आज भी अपराध करने वाले जो हैं, मैं कह तो रहा हूं कि जो भी अपराध हो रहे हैं वो नशाखोरी की वजह से हो रहे हैं। तो मैं तो सरकार से, अपने महाराज जी से ये चाहूंगा कि नशाखोरी पर लगाम लगे, और नशाखोरी जिस दिन कम हो जाएगी, अपराध अपने आप कम हो जाएगा। सरकार ने अभी बोला था कि नवरात्रि में जो बूचर खाने हैं, जो जहाँ मीट मांस से ये सब कटते हुए हैं, तो उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तो क्या मतलब दारू पे प्रतिबंध नहीं लगा सकती है सरकार, बस उसी पे लगाएगी? देखिए, दारू एक बंद कमरे में बिकता है और मांस मदिरा खुलेआम बिकता है। तो मांस जो खुलेआम बिकता है, उसके वजह से हुआ है कि मांस सड़कों पे न बिके, इसके वजह से मांस पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो आगे मतलब अब क्या प्लान है, अगला प्लान क्या है आपका, अगला कदम क्या है राणा प्रताप सिंह जी का पथरदेवा विधानसभा से? देखिए, विधानसभा तो अभी 27 में है, लेकिन फिलहाल 26 में जिला पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। तो हम लोग अभी जिला पंचायत ही लड़ने के पक्ष में है कि जिला पंचायत लड़ेंगे, उसके बाद आगे की तैयारी जो कि जिला पंचायत, तो अभी आपका जो वार्ड था, वार्ड नंबर 2, अभी तो नगर पंचायत हो चुका है, तो आप किस वार्ड से लड़ने की प्लान कर रहे हैं? देखिए, नेता वो नहीं है कि जो अपने घर लड़े जी। नेता वो है कि जो कहीं भी जाकर उसको पार्टी मौका देगी, वो वहां से चुनाव लड़े। पार्टी मुझे 1 नंबर वार्ड से लड़ाती है तो भी मैं लड़ लूंगा, वार्ड नंबर 2 से लड़ाएगी तो भी लड़ लूंगा, वार्ड नंबर 3 से लड़ाएगी तो भी मैं चुनाव लड़ूंगा। पार्टी जहां मेरी जरूरत महसूस करेगी, जहां मुझे भेजेगी, मैं वहां लड़ने के लिए तैयार हूँ। जो कि आप पथरदेवा से एक फायर ब्रांड नेता हुआ करते थे, अभी भी हैं। तो आगे मतलब क्या कुछ मतलब किन किन मुद्दों पे आप मतलब चुनाव लड़ेंगे? क्या मुद्दे होंगे, क्या जो आजकल आप देख रहे हैं, जो चीज़ समाज में मतलब कुछ कमियां चल रही हैं उस चीज़ की, तो क्या कहना चाहेंगे? मेरा मुख्य मुद्दा विकास और हिंदुत्व है जी। यह पहले भी रहा है और आज भी है। मैं अपने धर्म के प्रति हमेशा सजग रहता हूं और सजग रहूंगा। इसके बाद मैं विकास के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं विकास की सीढ़ियों को हमेशा नई इबादत, नई सोच के साथ मैं प्रयास करूंगा, और चाहूंगा कि अब ऐसा विकास नहीं हो कि केवल गांव में सड़कें बने, पुल बने। ये मेरा मूल उद्देश्य ये नहीं रहेगा। मेरा मोटिव ये रहेगा कि क्षेत्र में नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, ये मेरा प्रथम प्रयास होगा। मतलब तत्कालीन सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या काम किया है? देखिए, पथरदेवा के आप अभी CSC पर चले जाइए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, बंजरिया चले जाइए, वहाँ सारे जगह हॉस्पिटलों पे आपको डॉक्टर, दवा उपलब्ध मिलेंगे। देवरिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना जब कलराज जी हुए तो उन्होंने किया, वहाँ भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर हैं। इसलिए हम लोग की उम्मीद है कि आने वाले दिन में और स्वास्थ्य के ऊपर सरकार अपना ध्यान देगी। मेडिकल कॉलेज का आपने बात किया, तो मेडिकल कॉलेज का मैं बता दूं कि मेडिकल कॉलेज आप भी जानते होंगे कि मतलब कोई क्रिटिकल केस होता है, कोई क्रिटिकल मतलब केस जाता है वहाँ पे, देन वो लोग ट्रांसफ़र करते हैं उसको और रेफ़र करते हैं गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में। यही कहाँ होता है, यही तो मेडिकल कॉलेज ही है ना। तो मेडिकल कॉलेज में कैसे कर सकता है, मतलब रेफ़र कैसे कर सकता है? देखिए, जैसे अभी यहाँ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंटों की नई जनरेशन जब तक नहीं आ जाती है, तब तक के लिए जैसे ये होता है कि मेजर केस में उनको रिफर कर दिया जाए। लेकिन जो आपातकालीन जो वाला इमरजेंसी सेल है, इमरजेंसी में अभी भी 2 ही डॉक्टर बैठते हैं, जो कि हम देखें, अपने आँख से देख के आए वहाँ पे कि 3-4 मरीज बैठे रहते हैं। इमरजेंसी का मतलब क्या होता है कि भाई मरीज जाए वहाँ पे, उसको तुरंत उपचार मिले, लेकिन 3-4 लोग लाइन लगाते हैं। जैसे पर्ची लगा के लाइन लगाना पड़ता है ना, तो वैसे 3-4 लोग लाइन लगाते हैं कि एक सर फोड़ के आएगा, एक उस उधर किसी का पैर टूटा हुआ है, तो मतलब एक उपचार हो जाएगा तब दूसरे का नंबर आएगा। तो क्या ऐसे मरीज के साथ मतलब दिक्कत, क्या पता मरीज है? नहीं, देखिए, यहाँ थोड़ी सी कमियां हैं और इस पर हम लोग चाहेंगे कि CMO इस पर ध्यान दें कि इस तरह की शिकायतें दोबारा सुनने को और देखने को न मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर।